हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस फास्ट ट्रैक। आज का जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टोटली बेस कर रहा है क्लास 9th के यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के ऊपर। तो हमारे पास ये होगा हमारे पास लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले आ जाते हैं काइनेमेटिक के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के ऊपर कि काइनेमेटिक कहा किसे जाता है। देखिए, काइनेमेटिक को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग फिज़िक्स के अंदर अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस हालत में मौजूद है। या तो ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट कंडीशन प्रेजेंट होगा, या ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन द स्टेट ऑफ मोशन मौजूद होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन मौजूद है तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी बातें करते हैं। आप लोग जब कार चला रहे होंगे तब आप लोग बात कर रहे होंगे कि हम लोगों ने कितना डिस्टेंस अभी ट्रैवल करना है। मैंने 500 किलोमीटर ट्रैवल करना है इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग कार में ही बैठे हुए हैं तो हम लोग स्पीड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। सही हो गया। इसी तरह से हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। तो इन तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ में हम लोग एक एक चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। किसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? किसमें? फिज़िक्स में। अब हमारे पास फिज़िक्स के अंदर जस्ट इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं किया जाता या इनकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि कुछ लॉज होते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है विद इन अ फिजिक्स, हर एक क्वांटिटी के लिहाज से। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। इन हर एक क्वांटिटीज़ को इन डिटेल स्टडी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट फिज़िक्स के अंदर बिखरी हुई हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो उस वक्त साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि फ़िज़िक्स के अंदर एक ब्रांच इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए और उस ब्रांच का नाम होना चाहिए मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम लोग बॉडी की स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं कि बॉडी इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट कंडीशन प्रेजेंट है, बॉडी मोशन में मौजूद है, बॉडी की सराउंडिंग के बारे में स्टडी की जाती है, काज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है। यानी कि ये सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, मोशन में है, उसके पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाए, बल्कि साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि वो कौन सी वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि बॉडी या तो मोशन में होगी या तो रेस्ट में होगी। सही हो गया। यानी कि काज ऑफ मोशन, क्या मतलब? फोर्स के बारे में भी डिस्कशन की जाती है। साथ ही साथ मैकेनिक्स के अंदर हम लोग न्यूटन के लॉज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। वो लॉज जो कि न्यूटन ने क्या दिए कि ना हमारे पास मोशन के बारे में दिए। सिमिलरली अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करें तो हमें ये पता है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी मोशन में मौजूद होती है तो वो या तो क्या होगी कि हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ये मैंने क्या किया है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है। किसका ओवरव्यू दिया है? इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया है और मैकेनिक्स का ओवरव्यू दिया है कि मैकेनिक्स के अंदर हम लोग बुनियादी तौर पर कर क्या रहे होते हैं, हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं और आगे चल के हमें क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। सो अब आ जाते हैं आगे अपनी फर्दर डिस्कशन के ऊपर कि मैकेनिक्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है काइनेमेटिक के अंदर एंड डायनामिक के अंदर, और ये काइनेमेटिक एंड डायनेमिक है क्या। अब ये जो ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। क्या? मैकेनिक्स। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है दो हिस्सों के अंदर। एक को कहा जाता है हमारे पास क्या? काइनेमेटिक्स, जो कि आज हमारी डिस्कशन का पार्ट है, एंड द सेकंड वन इज डायनामिक। काइनेमेटिक फिजिकली बेसिकली फिजिक्स की ही एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जस्ट बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, बगैर ये जाने कि बॉडी के ऊपर ये जो मोशन इम्पोज हुआ है या बॉडी जिस मोशन में है उसका काज क्या है, किस वजह से बॉडी मूव कर रही है। हम लोग जस्ट और सिर्फ क्या करेंगे? मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, काज के बारे में स्टडी काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग नहीं करते।
क्यों? क्योंकि काइनेमेटिक क्या है कि हमारे पास एक ग्रीक का वर्ड है, वो क्या वर्ड है? काइनमा। इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू मोशन। सो हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक के अंदर जस्ट मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम लोग डायनामिक की बात करते हैं तो डायनामिक मैकेनिक्स की एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग काज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन मौजूद है तो उसकी वजह क्या है, किस वजह से बॉडी क्या कर रही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। विद द पैसेज ऑफ अ टाइम वो मूव करती चली जा रही है। और वो वजह क्या होती है? वो वजह होती है हमारे पास फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डायनेमिक के अंदर फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, फोर्स के फॉर्मूले के बारे में स्टडी करते हैं। फोर्स से रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं? डायनेमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। सही हो गया? यानी कि काज ऑफ मोशन की जहाँ जिस जगह भी बात की जाएगी वो किसके अंदर आ जाएगा? हमारे पास डायनेमिक के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब जिस वक्त हम लोग जस्ट मोशन के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है, उसने फासला कितना कवर किया, उसकी स्पीड कितनी है, हर चीज़ हम लोग किस में स्टडी करते हैं? काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। यानी कि क्या? बॉडी की स्टेट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हालत। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है, अर्थ है, या कोई भी जगह ले लें, इसमें पाई जाने वाली जितनी भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक बॉडी जो है वो हमें कुल मिला के 2 स्टेट्स में पाई जाती है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो हैं, भले वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या भले वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो या तो इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट कंडीशन मौजूद होंगे, या तो वो मूव कर रहे होंगे, यानी कि वो किस में होंगे? मोशन में होंगे। लाइक अगर हम लोग देखें कि हमारी एक क्लास है, हमारी क्लास के अंदर टीचर मौजूद हैं, स्टूडेंट मौजूद हैं। ये जो टीचर स्टूडेंट हैं ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जब ब्रेक हो जाती है तब हर एक स्टूडेंट अपनी जगह पर लाजिम तो नहीं है कि वो बैठा रहे, वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है। जो पहले यहाँ पर मौजूद था वो अब यहाँ पर आ गया, जो पहले यहाँ पर मौजूद था वो क्लास से बाहर निकल आया, वो यहाँ पर आ गया। लेकिन क्या ऐसा होता है कि ब्रेक के दौरान यहाँ पर मौजूद ये जो डेस्क्स हैं ये भी अपनी जगह चेंज करना स्टार्ट कर दें? यहाँ पर मौजूद जो फ़ैन है ये अपनी जगह चेंज करना स्टार्ट कर दें? नहीं, ये जहाँ होते हैं ये वहीं रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन प्रेजेंट है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेस्ट में भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं कि हमारे पास मोशन में भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सिर्फ हमें उनकी 2 ही स्टेट ऑब्जर्व करने को मिलती हैं, या तो रेस्ट होगा या तो क्या होगा? मोशन होगा। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि आप रेस्ट को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, रेस्ट का मतलब क्या है, तो आप रेस्ट को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? देखें कि अगर मैं अपने लिहाज से किसी भी एक बॉडी को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ यहाँ पर खड़े होकर, अगर तो वो बॉडी टाइम पास होता चला जा रहा है, यानी कि पहले जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तब 0 सेकेंड टाइम था, आहिस्ता 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 टाइम पास होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। मैं पूरे 1 घंटे तक यहाँ पर खड़ी होकर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करती रही, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। सही हो गया? तो अब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या कहलाएगी? रेस्ट कहलाएगी। किस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया? मैंने कहा कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग की बात आ गई यहाँ पर। अब सराउंडिंग किसे कहा जाता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि रेस्ट उस ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है जिसमें जब कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम गुजरता चला जा रहा है। पहले 1 सेकंड था, 2 सेकंड था, 3 सेकंड था, मैं दिन रात यहाँ पर खड़ी होकर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करती रहूँ, लेकिन टाइम गुजर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कहलाएगा? रेस्ट कंडीशन में कहलाएगा।
लेकिन सराउंडिंग की बात अभी भी वही है कि सराउंडिंग किसे कहा जाता है। हम लोग मूव करते हैं मोशन की तरफ, देन आते हैं सराउंडिंग की तरफ। देखिए मोशन किसे कहा जाता है कि अगर कोई भी बॉडी क्या करे कि अपनी पोजीशन को क्या करती चली जाए, टाइम के साथ साथ चेंज करती चली जाए। यानी मैंने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की 0 सेकेंड के ऊपर, तब बॉडी यहाँ पर मौजूद थी, कुछ टाइम बाद बॉडी यहाँ पर आ गई, कुछ टाइम बाद यहाँ पर बॉडी आ गई, कुछ टाइम बाद यहाँ पर बॉडी आई। यानी कि जब 2 सेकेंड गुजरे मैंने ये देखा बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं क्या कहूँगी कि बॉडी की स्टेट जो है वो क्या है, मोशन में है। यानी कि विद द पैसेज ऑफ अ टाइम बॉडी हर पॉइंट पे अपनी पोजीशन को चेंज करती चली जा रही है। बॉडी इन द स्टेट ऑफ अ मोशन मौजूद है, बॉडी अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करती चली जा रही है, बॉडी रुकी हुई नहीं है। किसके लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से। देखें हम लोग ना क्या कर रहे होते हैं कि ये जो बॉडी की स्टेट है ना, इसको हमेशा कनेक्ट करवा देते हैं किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। अब सराउंडिंग किसे कहा जाता है, देखें फिजिक्स के अंदर सराउंडिंग का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसके लिहाज से आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही थी, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन था, यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं खुद थी। मेरे लिहाज से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जर्व किया जा रहा था। यानी कि वो पॉइंट, वो जगह, वो नुक्ता, वो एक ऐसा ख़ास मुकाम, वो पोजीशन जिसके लिहाज से किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी हालत को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो हमारे पास क्या कहला रही है, सराउंडिंग कहला रही है। यानी कि इस स्टेट को, इस ऑब्जेक्ट को छोड़कर इसके इर्द गिर्द पाई जाने वाली जितनी भी जगह है ना, वहाँ पर कहीं भी सराउंडिंग मौजूद हो सकती है। आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप इसके लिए सराउंडिंग है, आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट के लिए सराउंडिंग है, आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट के लिए सराउंडिंग है। सही है। देखें ये जो लेक्चर है ये सारा आपको इसी फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशंस जो होती हैं ना वो एज इट इज़ आपकी बुक में मौजूद होती हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसी तरह से मिलेगा। और आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, वो पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आप नहीं याद रख सकते वो आपको नोट डाउन करने हैं, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, सराउंडिंग का समझ आया है कि सराउंडिंग क्या होती है, कि जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिहाज से हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं। सही है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि स्टेट हमारे पास क्या है कि एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास हमारा क्या आ जाता है, इसी टॉपिक का थर्ड पार्ट आ जाता है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कौन सा कवर किया, रेस्ट कवर कर लिया। सेकंड पार्ट कौन सा कवर किया, मोशन कवर कर लिया। अब आ जाता है रिलेटिव स्टेट। ये रिलेटिव स्टेट क्या चीज़ है, इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। सही है। अब आ जाते हैं हमारे पास हमारे थर्ड सब टॉपिक की तरफ कि रिलेटिव किसे कहा जाता है। देखिए रिलेटिव यानी कि बॉडी जो है ना, मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। या तो बॉडी जो है सॉरी बॉडी कह रही हूँ, क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट होंगी या क्या होंगी, रिलेटिव होंगी। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी जो वैल्यू होती है ना वो कभी भी सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं होती। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ आर डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। यानी कि जैसे अगर अब मैं आपको टाइम की बात करूं, आप टाइम को दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह, ये अर्थ है आप यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पर हर जगह पर जो टाइम की वैल्यू है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कहलाती हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जिनकी वैल्यूज़ पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम लोग रिलेटिव क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने जो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या कहेंगे। देखें ये किस तरह से एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। देखें अगर मान लें अगर कोई भी एक शख्स है जो कि एक बस के अंदर बैठा हुआ है,
एक पैसेंजर, ये पैसेंजर है, ये क्या है, हमारे पास ड्राइवर है। बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। बस के मूव करने की डायरेक्शन ये है। अब अगर ये पैसेंजर क्या करे कि इस ड्राइवर को की पोजीशन को ऑब्ज़र्व करे, तो ये ऑब्ज़र्व करेगा कि जैसे जैसे टाइम पास होता चला जा रहा है, ये ड्राइवर जहाँ पर मौजूद था स्टिल वहीं पर मौजूद है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी स्टेट क्या होगी, इसके लिहाज से इसकी स्टेट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन मौजूद है। लेकिन अगर क्या हो, यहाँ पर तो मैंने मान लिया कि ये रेस्ट कंडीशन है, लेकिन अगर रोड के किनारे दूसरा बंदा खड़े होकर इसी पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहा है, साथ ही साथ इस ड्राइवर को भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो ये देख रहा है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ठीक है, पहले 0 सेकेंड था, पास होकर 2 सेकेंड हो गए, फिर 3 सेकेंड हो गए, फिर 4 सेकेंड हो गए, बस मूव कर रही है। किस तरफ मूव कर रही है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। बस के अंदर मौजूद जितने भी पैसेंजर हैं वो सारे मूव कर रहे हैं, ड्राइवर भी मूव कर रहा है। तो इस बंदे के लिहाज से जैसे जैसे टाइम पास होता चला जा रहा है, ये ड्राइवर, ये बस, ये पैसेंजर, हर एक इंसान अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसके लिहाज से क्या है कि ये इन द स्टेट ऑफ मोशन मौजूद है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एट आ टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन भी मौजूद हो सकता है, प्लस इन द स्टेट ऑफ मोशन भी मौजूद हो सकता है। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास किसके ऊपर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर, कि किस जगह पर खड़े होकर आप बॉडी की स्टेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस जगह के ऊपर खड़े होकर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉडी की स्टेट ये है। तो आपको समझ आई कि ये क्या है, जो स्टेट है फिजिक्स के अंदर वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। Now we will move toward our second topic 2.2, that is types of motion. अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं। देखें, ये जो इस किस्म के लेक्चर्स हैं ना, यहाँ पर आपके मुकम्मल तौर पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आप जब अपनी बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको ये समझ आएगी कि मैंने ये सारी एक एक चीज़ इन डिटेल आपके माइंड मैप के तौर पर आपके अंदर ये बिल्कुल ऑब्जर्व, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्व हो चुकी होगी और आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। तो सही है, तो बाकी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। देखें, हमारे पास ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है, ये 3 किस्म की मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, पहले यहाँ पर मौजूद था अब यहाँ पर आ गया, तो उसके अंदर मौजूद जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होंगे जिस डायरेक्शन के अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सही है, आपको नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे अगर हमारे पास ये एक कार है, कार के अंदर बहुत सारे पैसेंजर मौजूद हैं, इसके अंदर सीट मौजूद है, इसके अंदर उसकी कार की ब्रेक मौजूद हैं, बहुत सारे, ये सारे क्या हैं, कार के एक पार्टिकल्स ही हो गए। अब अगर मैं ये कहूँ कि कार, पूरी की पूरी कार अगर राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बताएं कि कार के अंदर मौजूद ड्राइवर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कार के अंदर मौजूद सीट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कार के अंदर मौजूद पैसेंजर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि सारी की सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में सारी मूव कर रही हैं। तो इस किस्म का मोशन जिसमें बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी उसके ज़रात होते हैं, जितने भी उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो भी सेम उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में होल ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब हमारे पास ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसकी फर्दर आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लीनियर मोशन, देन आ जाता है सर्कुलर मोशन, एंड द लास्ट वन इज रैंडम मोशन। देखिए, लीनियर मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि स्ट्रेट पाथ के ऊपर होता है, एक सीधी लाइन के ऊपर होता है। जैसे अगर कोई भी एक कार है, कोई एक ट्रक है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है रोड के ऊपर, क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सीधा जा रहा है। तो इसका मोशन क्या कहलाएगा, इसका मोशन होगा हमारे पास लीनियर मोशन।
सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मोशन क्या होगा, हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा। इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे हमारे पास ये जो सन है, ठीक है, ये सन है, सन के इर्द गिर्द ये अर्थ सर्कुलर पाथ के ऊपर कंटिन्यूसली क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये क्या हुआ, इसका मोशन सर्कुलर मोशन हो गया। सही है, समझ आई। रैंडम मोशन का मतलब होता है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। कभी आपने किसी एक बी के मोशन को ऑब्जर्व किया है, किसी फ्लाई के मोशन को ऑब्जर्व किया है, वो कभी भी एक सीधी डायरेक्शन में नहीं जा रही होती, कभी वो अप मूव करती है, कभी डाउन, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी नॉर्थ डायरेक्शन में, कभी वेस्ट डायरेक्शन में। एट अ टाइम आप उसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते कि वो किस एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो बहुत रैंडम मूव कर रही होती है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में इन रैंडम डायरेक्शन मोशन हमारे पास क्या कहलाता है, रैंडम मोशन कहलाता है। अब हमारे पास रह गया क्या, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। मैं आपको इसको साफ करके बताती हूँ। चले, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ट्रांसलेटरी लिखा हुआ था, तो इसे वापस से वैसे ही लिख देते हैं। ठीक हो गया, आई बात समझ में। अब आ जाते हैं रोटेटरी मोशन। देखिए, रोटेटरी मोशन का सेकंड नाम है स्पिन मोशन। अब इस बात को ध्यान से सुनना है कि रोटेटरी मोशन किसे कहा जाता है। रोटेटरी मोशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऐसी एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है जो कि उसके खुद में से पास हो रही होती है। नई बात समझ आई। देखें, जैसे ये हमारे पास एक पेन है, अगर पेन अपने ही इर्द गिर्द ऐसे मूव किए जाए, आपको नज़र आ रहा है जैसे ये स्पिन कर रहा है, अपने ही इर्द गिर्द ऐसे मूव करता चला जा रहा है। जैसे एक फ़ैन है, ये एक फ़ैन है, अपने फ़ैन की मोशन को ऑब्जर्व किया, फ़ैन ऐसे थोड़ी होता है कि वो किसी दूसरे चीज़ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, बल्कि वो एक ऐसे इमेजिनरी पॉइंट, इस पॉइंट को लेने आप, उसके इर्द गिर्द ही कंटिन्यूसली ऐसे घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। तो इस किस्म के मोशन को क्या कहा जाता है, स्पिन मोशन कहा जाता है, जिसमें किसी भी बॉडी के अंदर वो जो पॉइंट है, जो जिसके इर्द गिर्द बॉडी रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, वो उसके खुद में से ही पास हो रहा होता है। लाइक ये जो पेन आपको रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ये जो अर्थ है, अर्थ जब सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, सन के इर्द गिर्द क्या कर रही होती है, चक्कर काट रही होती है ना, उसके साथ साथ इसके अंदर रोटेटरी मोशन, स्पिन मोशन भी मौजूद होता है। अर्थ जैसे ही आप समझें ये एक अर्थ है, तो वो कंटिन्यूसली ऐसे खुद भी ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है, अपने ही एक इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द ऐसे मूव कर रही होती है, ऐसे अपने ही इर्द गिर्द ऐसे 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 कंटिन्यूसली मूव करते चली जाती है। ये क्या है, स्पिन मोशन है, जिसमें बॉडी अपने ही एक इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे मूव करती चली जाएगी। वाइब्रेटरी मोशन का क्या मतलब है, वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, यानी कि बैक एंड फोर्थ ऐसे कंटिन्यूसली एक पेरियोडिक मोशन कर रहा होता है। कभी वो क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, देन वो अगेन बैकवर्ड आएगा, अगेन फॉरवर्ड आएगा, ऐसे। यानी कि जैसे मान लें कि ये एक पॉइंट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि अपने मोशन को कंटिन्यूसली रिपीट करता चला जाएगा, रिपीट करता चला जाएगा। यानी कि ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी भी एक लाइन के इर्द गिर्द, वो हमारे पास क्या कहला रहा होता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। लाइक अगर आप देखें कि हमारे पास ये जो घड़ी का पेंडुलम होता है, वो भी क्या कर रहा होता है, इसी तरह से ना मूव करता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। सेकंड एग्जांपल आप ले लें इसकी, कि जैसे अगर कोई भी एक बच्चा है, वो इस झूले के ऊपर बैठा हुआ है, झूला क्या कर रहा होता है, कभी आगे जा रहा होता है, कभी पीछे जा रहा होता है, फिर आगे आ रहा होता है, पीछे आ रहा होता है, आगे आ रहा होता है, पीछे आ रहा होता है। इस किस्म के मोशन को पेरियोडिक मोशन भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा मोशन जो खुद को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा हो। तो ये यही तो हो रहा है कि ये मोशन खुद को क्या कर रहा है, बार 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 रिपीट करता चला जा रहा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से सुने, वन गो में सुने एंड इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं।
मेरा मकसद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, आपको रट्टे वाली डेफिनेशंस बताना नहीं है, आपको बुकिश जो लैंग्वेज होती है वो बताना नहीं है, बल्कि हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। जब आप इस लेक्चर को सुनने के बाद अपनी बुक को रीड करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपने जस्ट चीज़ों का रटा नहीं मारा, आपने जस्ट चीज़ों की डेफिनेशंस को याद नहीं किया, उनके फार्मूलाज को, उनके यूनिट्स को आपने जस्ट मेमोराइज नहीं किया, बल्कि आपके अंदर हर एक एक चीज़ अब क्या हो चुकी होगी, बिल्कुल एक घुस चुकी होगी आपके दिमाग के अंदर, और आप जब बुक पढ़ेंगे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेरी माने आप इस लेक्चर को सुनने के बाद अपने नोट्स बनाएं, देन अपनी बुक को रीड करें, रिवाइज़ करना हो नोट से भी रिवाइज़ करें, बुक से भी रिवाइज़ करें। पूरे पूरे नोट्स ऐसे वर्ड बाय वर्ड वही चीज़ लिखने के बजाय वो चीज़ अपने नोट्स में नोट डाउन करें जो आपको भूल रही है, जो आपको नहीं याद रहती कुछ टाइम तक। एंड या दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।